हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। मैं मनीष भार्गव आपको सीएमए इंटर के लिए कॉस्ट अकाउंट्स स्टार्ट करा रहा हूँ। ये क्लासेस हमारी विद्या स्थल के यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लासेस हैं। और बेटा ये बात ध्यान रखना, ये मैं करा रहा हूँ आपको विद्या स्थल के यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास फॉर सीएमए इंटर। ये सिर्फ सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है कॉस्ट अकाउंट्स की क्लास। अब सबसे पहली चीज तो बच्चा कहता है सर ये जो क्लासेस आप कराओगे ये किस बुक से कराओगे। इधर देखो, यहाँ देखो, इधर देखो, ये आप स्टडी मटेरियल अपने पास रखो। देखो सीएमए इंटर का स्टडी मटेरियल, इससे हम क्वेश्चंस करेंगे, इससे पढ़ेंगे। और आज मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूं, जैसा आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, हाँ इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। अब बेटा देखो, सबसे पहले ये क्लासेस कौन अटेंड कर सकते हैं। देखो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जून अटेम्प्ट के लिए होंगे, अभी जून का अटेम्प्ट आ रहा है आपका, कुछ दिसंबर अटेम्प्ट के भी होंगे बच्चे। तो चाहे जून अटेम्प्ट के स्टूडेंट हो चाहे दिसंबर अटेम्प्ट के स्टूडेंट हो, मैंने यहाँ कवरेज दोनों के लिए करी है। मतलब ये चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो आप सभी बच्चों को समझ में आएगा, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी और जून अटेम्प्ट के लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय कॉस्ट। बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 ये हमें डिफाइन करता है एम्प्लॉय कॉस्ट को। एम्प्लॉय कॉस्ट इज बेनिफिट पेड और पेबल। सर पे कर दिए सिर्फ वही एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड होंगे? नहीं, अगर पेबल है तो वो भी आपके एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होंगे। पेड या पेबल सर किस लिए? फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉयज। अब उसमें क्या क्या चीज, मतलब सर्विसेज रेंडर्ड की गई तो सर एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें अब क्या चीजें इंक्लूड होंगी? तो इंक्लूडिंग सैलरीज, वेजेस, अलाउंसेस, बोनस एंड अदर बेनिफिट्स। जैसा आप जानते हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर ये सभी चीजें आती हैं। बेसिक सैलरी होती है, वेजेस होती है, हमारे अलाउंसेस होते हैं, पर्क्स होते हैं, वो सब चीजों को इंक्लूड कर दिया जाता है और उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट। बिल्कुल आपका जितना अभी तक मैंने बताया, हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट भी आ रहा है ना। अभी मैं आपकी आज की क्लास के अंदर कोई आपकी चैट भी नहीं देख रहा, क्योंकि पहले मेरी बात तो समझो। मेरी बात समझोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, समझोगे तो फिर कोई डाउट है, पहले समझने पे तो ध्यान दो। तो इसलिए अभी कोई चैट नहीं, कुछ नहीं, मैं ही अपने आप क्वेश्चन करूंगा, मैं ही जवाब देता रहता हूँ। अब जैसे मैंने एम्प्लॉय कॉस्ट समझाया तो कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आया। क्या डाउट आया? कह लगे सर लेबर कॉस्ट क्या होती है? एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट में क्या कोई डिफरेंस है? इनमें कोई फर्क है तो क्या है? तो बेटा देखो, एम्प्लॉय कॉस्ट जो होती है ना, ये वाइडर टर्म है। इसके अंदर मैंने अभी जैसे बताया अभी आपको, इसके अंदर बेसिक सैलरी, उनके अलाउंसेस, उनके पर्क्स, जैसे प्रोविडेंट फंड की पेमेंट वगैरह सब कुछ आएगा। अलाउंसेस, पर्क्स, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड किए जाते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट में। लेकिन जब आप लेबर कॉस्ट की बात करोगे तो लेबर कॉस्ट की जब बात की जाएगी, इधर देखो, इधर देखो, इधर 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 इधर, यहाँ स्क्रीन पे लेबर कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, रेफर टू द स्पेसिफिक कॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या होती है? स्पेसिफिक कॉस्ट। सर स्पेसिफिक कॉस्ट मतलब अगर कोई आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड कॉस्ट, मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर बहुत कुछ चीजें इंक्लूड होंगी, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट आपका लेबर कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जब आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट पे लगने वाली एम्प्लॉय कॉस्ट हो सकता है उसमें से सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी, वेजेस, कुछ इस तरह की चीजें इंक्लूड हो, ठीक है, तो वो इंक्लूड किया जाएगा। तो लेबर कॉस्ट एक प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट निकालते समय हम वर्ड यूज करते हैं, लेकिन एक होती है एम्प्लॉय कॉस्ट, ये वाइडर टर्म है, इसमें बहुत कुछ चीजें मैंने बताया इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर आगे देखो, इट इज द सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ कॉस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब आप एक बार बताओ, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट बनाने में आप जो खर्चा करते हो, बेसिकली कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अभी इसके बाद मैं ओवरहेड का भी चैप्टर कराऊंगा, अभी फिलहाल लेबर की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपके पास 3 एलिमेंट है, एक मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा ओवरहेड। तो बेटा मटेरियल की कॉस्ट ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, और मैंने क्या यहाँ पे क्या लिखा है? सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ कॉस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ये सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, अब इसके अंदर भी जैसे आपने मटेरियल के अंदर पढ़ा था,
मटेरियल में एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। वैसे ही सेम यहाँ पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सी होगी सर, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सी होगी। इधर देखो, इधर समझना, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्टली एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट, डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये तो हो गई थियोरेटिकल डेफिनेशन वाली बात है। यहां पढ़ो, देखो, द वर्कर हुज कॉस्ट, वर्कर जिसकी कॉस्ट, द वर्कर हुज कॉस्ट कैन बी कन्वीनियंटली एलोकेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब, बैच, प्रोसेस एटसेट्रा। मतलब जो आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, भले जॉब कॉस्टिंग अप्लाई होती है, बैच कॉस्टिंग अप्लाई होती हो, प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होती हो, लेकिन अगर आप अपने लेबर की कॉस्ट को उस पर्टिकुलर जॉब पे, उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट इज डायरेक्टली चार्ज टू द रिस्पेक्टिव जॉब फॉर विच इट इज इनकर्ड। तो ये वही बात हो गई कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सके। मैं कह सकता हूं और सिंपल भाषा में आपको समझाने के लिए, आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में, फैक्ट्री में जो लेबर मशीनों पे काम कर रही है, मान लो हमारे पास वर्कर राम आया और वो हमारी मशीनों पे प्रोडक्ट बना रहा है, और प्रोडक्ट बना रहा है और 1 यूनिट बनाता है और 20 रुपए ले जाता है। तो क्या आप उसकी पेमेंट को अपने प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो? और उसने मान लो पूरे दिन के अंदर 100 यूनिट बनाई, तो आप कह सकते हो बिल्कुल कर सकते हैं सर। 100 यूनिट को 20 से मल्टीप्लाई करो, 2000 रुपए की जो उसकी पेमेंट हुई है वो इन 100 यूनिट के लिए हुई है जो आज उसने पूरे दिन के अंदर प्रोड्यूस की। लेकिन अब मैं कहता हूं इनडायरेक्ट लेबर। अब आप इसी तरीके से बड़ी आसानी से डिफाइन करना कि अगर इनडायरेक्ट लेबर है और आपकी फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर वर्क कर रहे हैं, सुपरवाइजर हो गए, मैनेजरियल स्टाफ हो गया, क्या आप उनकी पेमेंट को अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ 1 to 1 आइडेंटिफाई कर सकते हो? जैसे अभी मैंने राम की पेमेंट को आइडेंटिफाई किया था, भाई 1 यूनिट पे 20 रुपए, 100 यूनिट बना रहा है, 2000 रुपए की उसकी कॉस्ट हो गई। तो उसी तरह से सुपरवाइजरी या मैनेजरियल स्टाफ, इनकी जो पेमेंट होती है उसको आप इनडायरेक्ट लेबर में इंक्लूड करते हो। देखो, बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्यों की जा रही है, बात को समझना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस लिए की जा रही है, जो आपका चैप्टर है कौन सा, एम्प्लॉय कॉस्ट का, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम डायरेक्ट डायरेक्ट की बात करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट लेबर की। सर इनडायरेक्ट की नहीं करोगे? नहीं, इनडायरेक्ट की बात ही नहीं करेंगे, बस अभी डेफिनेशन पे बात हो रही है, इसके बाद आगे बात ही नहीं होगी। सर तो क्या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती नहीं है, ऐसे डाउट आएगा आपका। अरे होती है, क्यों नहीं होती। लेकिन इनडायरेक्ट बेटा अगला जो मैंने अभी चैप्टर बताया कौन सा, ओवरहेड, जब हम करेंगे उसमें कवर्ड होगी। क्योंकि ओवरहेड कॉस्ट में क्या चीज आती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उन सबके सम को हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं। बात समझ में आई? सब बच्चों को समझ में आ रही होगी यहाँ तक की बात। तो इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जानना जरूरी है। तो हम इस चैप्टर के अंदर जो भी कुछ हम एम्प्लॉय की कॉस्ट की पेमेंट करेंगे, उसके नियम कानून पढ़ेंगे, जो भी कुछ उससे रिलेटेड रूल्स पढ़ेंगे, सब कुछ डायरेक्ट के लिए होगा, इनडायरेक्ट के लिए कुछ नहीं होगा। फिर भी इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी हो गई, तो सर अब डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप ये देखो, इधर पढ़ो, इधर देखो, इधर इनडायरेक्ट लेबर, supervisory or managerial staff who are not involved in actual production activity। आगे ना, प्रोडक्शन एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अरे भाई ये तो सुपरविजन का काम करते हैं, ये तो देख रेख करते हैं कि भाई ये काम बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, मैनेजमेंट का, मैनेजरियल स्टाफ। बट द सुपरवाइज द ओवरऑल वर्क, क्या करते हैं, ये ओवरऑल वर्क को सुपरवाइज करते हैं। काम ठीक ठाक चलना चाहिए, काम ठीक ठाक होना चाहिए, ऑन टाइम हो जाना चाहिए, आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन, देखो आगे ये देखो, इधर देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये किस में इंक्लूड होता है, फैक्ट्री के ओवरहेड में। एंड देन चार्ज टू द ऑल प्रोडक्ट्स थ्रू ओवरहेड्स। अब सर वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो ये भी आता है, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल आता है। तो ये कैसे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में चार्ज होगा, कैसे ये हमारा ओवरहेड बिकम द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये पढ़ेंगे हम ओवरहेड की चैप्टर में। अभी क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, लेबर की कॉस्ट, लेबर की, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, ये हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ओवर टाइम की पेमेंट, बोनस की पेमेंट, आइडल टाइम की पेमेंट। और अगर हमारे जो वर्कर हैं अगर अच्छा काम करते हैं, आप खुद सोच के देखो, आपकी फैक्ट्री के अंदर वर्कर फुल एफिशिएंसी से काम कर रहा है, अरे मैं कह रहा हूं मोर देन 100% एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है, तो क्या वो बोनस का हकदार है या नहीं है? उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए?
सभी, हाँ सब बच्चे कह रहे हैं यस मिलना चाहिए। तो वो इंसेंटिव कितने दिए जाएं, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए, वो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्टिंग पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, वो सारा पार्ट हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। अब थोड़ा एक मैंने आइडिया दिया कि भाई ये सब चीजें अभी आने वाले टाइम के अंदर हम एक एक करके कवर करेंगे। अब चलते हैं आगे सबसे पहली बात पे। अब ये सारी चीज थी हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर, ये आप नोट मत करो, ये आपको बाद में पीडीएफ मिल ही जाएगी। अब इधर देखो, सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, ठीक है। अब ये क्या कहता है, हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, सर क्या क्या चीजों को एक्सक्लूड किया जाएगा। अब जैसे ही मैंने ये चीज दिखाई ना, तो बच्चों के मन में माइंड में ये कह रहा होगा सर आपने बड़ी मेहनत की है, एक एक चीज लिखी है। बेटा मेहनत तो करिए, आप लोगों के लिए की है, करनी पड़ेगी, लेकिन आसान लैंग्वेज में लिखिए, मतलब बात आपको समझ में आए। लेकिन इसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी एम्प्लॉय कॉस्ट में, किन चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सर थ्योरी ही पढ़ाओगे, जैसे मैंने ये दिखाया ना, एकदम से बच्चे का डाउट आ रहा होगा माइंड में, सर थ्योरी पढ़ाओगे क्या। बेटा थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी होगा, इसी चीज में प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लें। अब अब से पूरे चैप्टर के अंदर क्या होगा, मैं बीच बीच में थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उसके ऊपर बेस क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन। चलिए शुरू करें। देखो, मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, इसमें क्या इंक्लूड करेंगे। बच्चा कहता है सर हमें पता है, सैलरी वेजेस ये सब इंक्लूड करेंगे। हाँ करेंगे, लेकिन अभी देखो जरा, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 किन चीजों को इंक्लूड करता है, किन चीजों को एक्सक्लूड करता है, समझो जरा। एनी पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय की पेमेंट, एनी पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय आइदर इन कैश और इन काइंड। सर ये तो बहुत आसान है, कैश में कोई पेमेंट की आपने एम्प्लॉय को, इन काइंड पेमेंट की तो बिल्कुल आनी चाहिए और बिल्कुल आ भी रही है, तो पहला पॉइंट पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैश और काइंड में अगर आपने कोई पेमेंट की है वो एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा। ग्रॉस पेमेंट इंक्लूड ऑल अलाउंसेस पेबल एंड इंक्लूड्स ऑल बेनिफिट्स, कोई अलाउंसेस हो कोई बेनिफिट्स हो, वो सभी हमारे एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है, बिल्कुल है। थर्ड, बोनस, स्ट्रैटेजरी बोनस और शेयरिंग ऑफ सरप्लस। मतलब क्या, बोनस क्या होता है, बोनस एक तरीका इंसेंटिव, अच्छा काम कर रहा है एम्प्लॉय उसे बोनस दो। सर स्ट्रैटेजरी मतलब, बेटा स्ट्रैटेजरी बोनस का मतलब ऐसे समझो, पेमेंट पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ बोनस एज पर बोनस एक्ट 8.33%। और शेयरिंग ऑफ सरप्लस, शेयरिंग सरप्लस का मतलब आप ऐसे समझो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो कितना सर, 8.33% टू 20%, 20% तक उसको बोनस दिया जा सकता है। तो इसका मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन बोनस की पेमेंट करती है, चाहे तो स्ट्रैटेजी मतलब एज पर द लॉ बोनस एक्ट के हिसाब से, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं उसकी वजह से एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पेमेंट कर रही है, तो वो बोनस की पेमेंट हमारे इस एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या होगी, क्या होगी, यस वेरी गुड, इंक्लूड होगी। और इसी तरह से अब आती है देखो एक्स ग्रेशिया। अब बात समझ में आ रही होगी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, अभी आप कहने लगोगे, कहोगे सर थियरी है, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे एक्स ग्रेशिया पेमेंट लिखी है, सर एक्स ग्रेशिया पेमेंट ही नहीं हमें पता क्या होती है। भाई आप में से बहुत सारे बच्चे तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप में से कुछ बच्चे जून अटेम्प्ट के हो सकते हैं, कुछ बहुत सारे बच्चे तो दिसंबर अटेम्प्ट के भी हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है स्टडी मटेरियल में कोई चीज ऐसे ही रख दी गई। तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट इन लिeu ऑफ बोनस। सर एक्स ग्रेशिया मतलब, एक्स ग्रेशिया का मतलब, अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉय का कुछ लेना देना, कुछ देना नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय से खुश है, और वो खुश है तो उसलिए इसलिए एम्प्लॉय से खुश है इसलिए उसको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट की जाती है, और इन लियो बोनस भी की जाती है, इन लियो बोनस। जैसे मान लो, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये उन्होंने कहा अपने सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को कि भाई अगर हमारी सैलरी, आप लोगों को जो सैलरी दी जा रही है, जो भी कुछ पर्क्स अलाउंसेस बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो तो ठीक है, आपको बोनस दिया जाएगा। बोनस कब दिया जाएगा,
अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे साल के अंदर अगर मान लीजिए 1000 करोड़ की सेल कर दी, 1000 करोड़ की या 100 करोड़ की सेल कर दी, ऐसे कुछ भी एक टारगेट दिया, तो आप सब बोनस के हकदार हैं। अब हुआ क्या पीछे, अभी कोविड के टाइम में 100 करोड़ की सेल हो पाएगी अगर इस तरह के टारगेट दिए? नहीं हो पाएगी, आपको पता ही है। फिर उस समय तो सारी मार्केट बंद, सब कुछ बहुत प्रॉब्लम में थे। बट इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ने तब भी कोविड के टाइम में भी 100 करोड़ तो नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने 50 करोड़ की सेल परफॉर्म करके दिखाई। अब और हालांकि वो बोनस के हकदार नहीं है, 100 करोड़ में बनता है बोनस तो, लेकिन इस केस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें फिर भी बोनस की जगह ये एक एक्स ग्रेशिया पेमेंट की, या बोनस भी दिया और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी की, कुछ भी हो सकता है, इन एडिशन टू बोनस हो सकता है। तो ये भी पेमेंट आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगी। हाँ जी बेटा, बात समझ में आ रही है सबको? चलें आगे, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इधर देखो, रेम्यूनरेशन पेबल। हाँ सर, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, पढ़ो पढ़ो। रेम्यूनरेशन पेबल टू मैनेजरियल पर्सन इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। भाई ये लोग भी रोज ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, इसलिए इनकी पेमेंट को भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे। ये तो सर सिंपल सा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट, एनी अमाउंट ऑफ अमाउंटाइजेशन अराइजिंग आउट ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, टर्मिनेशन। अरे सर बड़े भारी भरकम वर्ड आ रहे हैं। यस बेटा, बड़े भारी भरकम वर्ड थे, बड़े आसान भी है, जरा समझो ये है क्या। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन मतलब उसको राइट ऑफ करना, पार्ट डिवीजन करना। एनी अमाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन अराइजिंग आउट ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट। अब बात आती है बेटा वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्या। तो बेटा देखो, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय अगर 60 साल की एज को अटेंड कर लेते हैं भैया, वो अब रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, 50 साल की एज जिनकी हो गई थी उनको हटाया नहीं, उनको एक ऑप्शन दे दी, आप चाहो तो अपनी इच्छा से ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो सकते हो। अब बच्चा कहता है सर ऐसे कैसे, 50 साल की एज में 60 साल की एज तक सर्विसेज करेंगे तो भैया यहाँ पेमेंट भी तो मिलेगी उसे। हाँ बेटा, पेमेंट तो मिलेगी। 50 साल की एज के अंदर अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो इन सालों के दौरान में जो पेमेंट उसको सैलरी की मिलनी थी वो पेमेंट करेगी ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट। तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट मतलब अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लो। तो 60 साल की एज में वैसे रिटायर होता लेकिन पहले रिटायरमेंट ली, तो इन 10 साल के दौरान अगर वो सर्विसेज रेंडर्ड करता तो उसको पेमेंट मिलती ना ऑर्गेनाइजेशन से, वो पहले रिटायर हो रहा है तो उसे 10 साल के बदले में कुछ ना कुछ पेमेंट मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये जो पेमेंट उसको मिलेगी इसकी अमोर्टाइजेशन, अब ये जो पेमेंट है ये चाहे रिट्रेंचमेंट की हो चाहे टर्मिनेशन की हो, ये आप जान रहे हो एक लॉन्ग टर्म की पेमेंट है। तो इसको एक साल एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देना क्या सही है? नहीं ना। तो उसी तरह से एक ही बार में लेबर कॉस्ट में दिखा देना क्या सही है? प्रोडक्ट की कॉस्ट में एक ही बार में सारा बर्डन 10 साल की कॉस्ट का एक बार में प्रोडक्ट बनाते समय बर्डन डाल देना सही है? नहीं है, नहीं है। सब बच्चे कह रहे हैं नहीं है, है? सबके माइंड में आ रहा है नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो सर क्या करें, अमोर्टाइज करो। तो एनी अमाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन अराइजिंग आउट ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट। सर रिट्रेंचमेंट तो रह गया, टर्मिनेशन रह गया। अरे बताता हूँ अभी, चिंता नहीं करो। आप सोच रहे हो ना ऐसा, तो कोई बात नहीं। रिट्रेंच देखो, रिट्रेंच का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के हालात सही नहीं है, मतलब प्रॉफिट में नहीं है या प्रॉफिट कम हो गया या लॉस में है। अब एम्प्लॉयज का बर्डन बियर नहीं किया जा रहा, एम्प्लॉय की पेमेंट अब कर नहीं सकते, तो क्या करो, निकाल दो। तो निकालोगे तो भैया पेमेंट करनी पड़ेगी, 2-2 साल की, 2.5 साल की, 3 साल की पेमेंट दे करके तभी अलग कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन से। तो वो पेमेंट दे करके ऑर्गेनाइजेशन से अलग किया, रिट्रेंच कर दिया, अलग कर दिया, हटा दिया। वॉलंटरी रिटायरमेंट में ऐसे समझ लो एम्प्लॉय ने अपनी इच्छा से काम छोड़ा, रिट्रेंच में हटा दिया। टर्मिनेशन, मान लो एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप 3 साल बाद हमारी सर्विसेज रेंडर्ड करो और 3 साल बाद आप ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाओगे, होता है ना ऐसा। हाँ, तो
उस केस के अंदर जब आप अलग होगे तो फिर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा। तो इस तरह के अमाउंट, उनको अगर कोई अमोर्टाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो अमाउंट भी आपका एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगा एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। समझ में आ रहा है भाई सबको? चलिए और आगे देखो। वेरिएंस इन एम्प्लॉय पेमेंट कॉस्ट ड्यू टू नॉर्मल रीजन इफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज फॉलोड। अगर देखो ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है, हाँ जी बेटा बात समझना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है, तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है मान लो 1000, और अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट को फॉलो किया जाता है और आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है ना, एक्चुअल एम्प्लॉय की कॉस्ट आ रही है ज्यादा, मान लो 1050, तो सर डिफरेंस कितने का आ गया? 50 रुपए का। अब जरा कॉस्टिंग की लैंग्वेज में समझना, ये जो डिफरेंस आया इसको क्या बोलते हैं? वेरिएंस। किस चीज में आया ये डिफरेंस? एम्प्लॉय की पेमेंट में या एम्प्लॉय की कॉस्ट में, ड्यू टू नॉर्मल रीजन। अगर इस डिफरेंस का रीजन जो है ना वो नॉर्मल है, अगर एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल रीजन की वजह से कॉस्ट ज्यादा आई है, तो फिर उसे इंक्लूड नहीं करेंगे पूरी कॉस्टिंग के अंदर। मटेरियल में भी आपने पढ़ा था एबनॉर्मल कॉस्ट को सीधा हम प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल है तो ही हम अपनी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो अक्सर, तो अभी अगर मान लो एबनॉर्मल रीजन की वजह से हो, तो देखो एबनॉर्मल रीजन में मैंने एक्सक्लूड में लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये आ जाएगा एबनॉर्मल रीजन में। एबनॉर्मल अगर डिफरेंस है, एनी एबनॉर्मल पेमेंट वेरिएंस, ये रहा देखो, ये पॉइंट नंबर 3 जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, वेरिएंस इन एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय पेमेंट, बिल्कुल सेम वही ऊपर वाले पॉइंट है, लेकिन अब की बार रीजन कैसा है? एबनॉर्मल। तो ये कौन से, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फर्म में फॉलो किया जा रहा है, तो ये देखो एक्सक्लूजन में, तो वहां का पॉइंट नंबर 3, अगर ये नॉर्मल है, आप इतना बात ध्यान रखो, अगर नॉर्मल रीजन की वजह से है तो एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड होगा। एबनॉर्मल रीजन की वजह से अगर डिफरेंस है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में, तो फिर उसके इसके अंदर डिफरेंस को आप एबनॉर्मल की वजह से तो क्या करोगे? एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे। कहाँ जाएगा? एबनॉर्मल जाता है कॉस्टिंग पीएनएल में। ये तो पूरा अकाउंट्स में भी पढ़ते होंगे आप, 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो अगर अकाउंट्स, तो वहां पर भी अकाउंट्स में एबनॉर्मल रीजन तो सारे कहाँ जाते हैं? फाउंडेशन में कहीं पे भी कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो एबनॉर्मल रीजन कहाँ होते हैं? कॉस्टिंग पीएनएल में। ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट से चार्ज करेगा। ठीक है, चलें आगे क्या? चलें, अच्छा चलो ठीक है। कहाँ तक पहुंचे आप? अब आ जाओ, एनी परक्विजिट्स प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। अरे वाह, पर्क्स अगर दे रहे हैं तो आप जानते ही हैं, अलाउंसेज हो, पर्क्स हो, बेसिक सैलरी हो, वेजेस हो, ये सब कुछ आपके एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होती है। हाँ जी बेटा, यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। चलो खैर, अब आगे चलते हैं। आज मैंने कहा ना, अभी तो मैं आपकी ये जो लाइव चैट है मैं देखूंगा भी नहीं, अभी आगे चलते हैं। समझो तो सही, अभी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे पहुंचोगे, अभी तो मैं सिर्फ थ्योरी यही समझा रहा हूँ, बस खत्म होने वाली है, प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है। मैंने कहा ना, छोटे छोटे पार्ट के मैं प्रैक्टिकल थ्योरी इस तरह से चलते जाएंगे। अब देखो एक्सक्लूजन और समझो। रेम्युनरेशन पेड, अब सर हाँ एक्सक्लूजन में बताइए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? पढ़ो जरा, सबसे पहला पॉइंट, रेम्युनरेशन पेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तो हम एम्प्लॉय नहीं मानते, क्योंकि रोज रोज आकर के काम तो करते नहीं, इसलिए इनकी पेमेंट एडमिन ओवरहेड में चली जाती है, इसलिए उसको एम्प्लॉय कॉस्ट में हम काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, अब आता है कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम। आइडल 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 टाइम मतलब एक ऐसा टाइम जिसके लिए, ध्यान से सुनो, इधर देखो, जिसके लिए एम्प्लॉयर ने, हाँ आराम आराम से मैं इसलिए बोल रहा हूं सारी चीज समझ में, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की पेमेंट तो की है लेकिन काम नहीं लिया या काम नहीं किया। सर खाली बैठाने की कॉस्ट, हाँ बेटा आइडल टाइम उसी को बोलते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, जब जाओगे इंडस्ट्री में, जब काम करोगे तो पता लगेगा, होता ही है ऐसा।
अनअवॉइडेबल टाइम। अभी मैं कहता हूं मान लो आपकी फैक्ट्री में जॉब लग गई, अब जाते हो आप, सबसे पहले कार्ड पंच करोगे, सारा सिस्टम बताऊंगा अभी आने वाली क्लास के अंदर, बताऊंगा कैसे होता है, क्या एम्प्लॉय क्या करता है, काम क्या करता है, किस तरह से। लेकिन अभी फिलहाल के लिए उधर इधर नहीं, सीधा मुद्दे की बात पे आओ। एम्प्लॉय आप गए फैक्ट्री के अंदर, वो कार्ड पंच होता है या आपने देखा हो थंब इम्प्रेशन, बायोमेट्रिक, ऐसे आपकी अटेंडेंस लगी, लगने के बाद आहा मजे से 10 बजे पहुंच गए हम, मजा आ गया, ऑन टाइम पहुंच गए, लेट नहीं हुए। अब उसके बाद हैंडशेक हो रही अपने साथ में लोगों से, फिर कैंटीन वाले के पास भी पहुंच गए, हाँ भाई आज क्या बनाया है, क्या समोसे चाय भेजो जरा, तो उससे चाय समोसे अपने चल रहे हैं, अरे काम शुरू कर दो भाई, नहीं काम अभी कर देंगे शुरू, कोई नहीं। अपने सिस्टम पे पहुंचे, धीरे धीरे स्टार्ट किया उसे, तो वहां तक अगर 10 बजे तुमने कार्ड पंच किया था, लेकिन एक्चुअल में जो काम स्टार्ट किया वो 10 बज के 10 मिनट पे किया। अब सोच के देखो, इसको क्या अवॉइड किया जा सकता है? नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता। ऐसी कॉस्ट, अब पेमेंट तो हो रही है उसकी, तो ऐसी कॉस्ट कौन सी कहलाएगी? अनअवॉइडेबल। लंच ब्रेक, टी ब्रेक, एक जॉब से दूसरे जॉब पे जाओगे, वो कॉस्ट, तो सर उसकी पेमेंट, अरे होगी, एम्प्लॉय की पेमेंट तो होगी। तो सर एम्प्लॉय की पेमेंट होगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर हम लाएं या नहीं लाएं? एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड होगी, इंक्लूड होगी। वैसे उसका रेट इंक्रीज कर देते हैं, रेट ही इंक्रीज कर देते हैं उस केस में, बताऊंगा चैप्टर में ही पढ़ेंगे, आइडल टाइम का अलग से कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा, उसमें बताऊंगा। अभी तो मान लो लेबर कॉस्ट में इंक्लूड होगा होगा होगा। अच्छा, नेक्स्ट नॉर्मल आइडल टाइम। तो नॉर्मल आइडल टाइम है अगर, ये भी नॉर्मल ही था ऊपर, तो इसका दूसरा पार्ट आप क्या कर सकते हो, वहां जब आइडल टाइम पे पहुंचेंगे वहां बताऊंगा कि ओवरहेड में कब ले जाना, लेबर कॉस्ट में कब। अभी अगर नॉर्मल आइडल टाइम है तो इसको आप ओवरहेड कॉस्ट में भी ले जा सकते हैं। तो सर अगर ये ओवरहेड में गया तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट में नहीं आएगा? नहीं आएगा, तब नहीं आएगा, ओवरहेड में चला जाएगा, इनडायरेक्ट में चला जाएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट पे तो आएगा। प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए मना नहीं कर रहा, प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो ऊपर वाला भी आएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट में नीचे वाला भी आएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए मना नहीं कर रहा मैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो दोनों तरह की आएगी कॉस्ट, लेकिन एक जाएगा डायरेक्ट लेबर में इंक्लूड होगी, एक जाएगा ओवरहेड के थ्रू। पढ़ेंगे आगे, चिंता नहीं करो। एबनॉर्मल आइडल टाइम, बात क्या आ गई, इधर देखो, इधर देखो, एबनॉर्मल, यस वेरी गुड, आपने सोचना शुरू कर दिया। सर आपने पहले भी बोला था एबनॉर्मल तो जाता ही कॉस्टिंग पीएल में, तो ये एक्सक्लूडेड, ये आपका एक्सक्लूडेड का मतलब हम अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, आइडल टाइम की कैलकुलेशन कैसे? अरे आवर्स स्पेंट एज आइडल टाइम मल्टीप्लाई बाय आर्ली रेट, मल्टीप्लाई करो, आ गई कॉस्ट आपकी, इसमें क्या दिक्कत है? क्या यहां तक की बात समझ में आई? चलो जी, खत्म हो रहा है बस। अरे तीसरा पॉइंट तो पहले कर लिया था, ये लो, एनी एबनॉर्मल पेमेंट टू एन एम्प्लॉय, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे। तो सर फिर ये एबनॉर्मल पॉइंट दोबारा क्यों लिख दिया? अरे बेटा पढ़ो, सुनो तो सही क्या है। वो कह रहा है विच आर मटेरियल एंड क्वांटिफाइबल, जैसा मर्जी हो, है तो एबनॉर्मल, हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। पेनल्टीज, अगर किसी भी टाइप की कोई पेनल्टी हो, डैमेजेस हो, पेड टू स्ट्रैटेजी अथॉरिटीज हो, थर्ड पार्टी हो, किसी को भी पेमेंट हो, स्ट्रैटेजरी अथॉरिटीज को पीएफ वगैरह की पेमेंट वगैरह डिले कर दी, थर्ड पार्टी की किसी की पेमेंट हो, पेनल्टी की वजह से हो, डैमेजेस की वजह से हो, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? याद भी रखना पड़ेगा, 2-3 बार रीडिंग करना मेरे कराने के बाद बस हो जाएगा याद। रिकवरीज फ्रॉम एम्प्लॉयज टूवर्ड्स बेनिफिट्स प्रोवाइडेड, दिस शुड बी एडजस्टेड या रिड्यूस फ्रॉम द एम्प्लॉय कॉस्ट। कुछ समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? एक मिनट बस पानी पी लूं, फिर बताता हूं। अच्छा अब देखो जरा, रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टुवर्ड बेनिफिट्स। अरे एक बात सुनो, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप ही मन में सोच लेना, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एकोमोडेशन प्रोवाइड की, कंसेशनल, पैसे लेगा, बदले में पैसे लेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से। तो अब एक बार बताओ, जब एकोमोडेशन प्रोवाइड की, खर्चा किया, तो तुम कॉस्ट में इंक्लूड कर रहे हो,
और अगर वो रिकवरी हो गई तो सर माइनस करो। तो वही बात तो यहाँ पर भी कह रखी है, इट शुड बी रिड्यूस्ड, एडजस्टेड। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट, कॉस्ट रिलेटेड टू लेबर टर्नओवर। सर लेबर टर्नओवर मतलब, अब देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना, एक बात समझो, लेबर टर्नओवर का मतलब है लेबर का रोटेट होना। लेबर टर्नओवर अलग से पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, पूरी हेडिंग है लेबर टर्नओवर की, वहां पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझो, अगर पुरानी लेबर छोड़ के चली गई, नई लेबर को तुमने रिक्रूट किया, तो उसमें खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, इस तरह की कॉस्ट। तो क्या सर हम उसको यहां पर इंक्लूड करें? नहीं, यहां पर इंक्लूड मत करना, लेबर कॉस्ट के अंदर नहीं आया। लेबर को तो जो प्रोडक्शन के बदले में तुम पे कर रहे हो वो कॉस्ट में इंक्लूड होगा। ये क्या चीज है? ये तो लेबर टर्नओवर की वजह से, लेबर रोटेट हो गई उसकी वजह से आपको खर्चा करना पड़ रहा है, ये आपकी लेबर कॉस्ट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट, देखो एक बात समझो, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब समझते हैं? मतलब आपने अपने बिजनेस ऑपरेशन बंद कर दिए, आपने अपने बिजनेस ऑपरेशन रोक दिए। अब हुआ क्या, आपने जो पेमेंट की है अनअमोर्टाइज अमाउंट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन, मतलब लेबर से कनेक्टेड, जैसे मान लो वॉलंटरी रिटायरमेंट की पेमेंट थी, तो आपने पेमेंट कर दी एम्प्लॉय की। अब हुआ क्या, तुम तो पेमेंट कर चुके हैं और 5 साल की पेमेंट कर दी। अब 2 साल हुए, काम भी बंद कर दिया आपने, काम भी बंद कर दिया। अब काम अगर आपने बंद कर दिया तो सोच के देखो, अभी 3 साल का अनअमोर्टाइज अमाउंट रह गया ना। 2 साल का तो तुमने राइट ऑफ कर दिया होगा, लेकिन 3 साल का एम्प्लॉय ने छोड़ा 55 की एज में, 60 की एज में रिटायरमेंट थी, 5 साल की आपने पेमेंट की, 2 साल बीत गए, 2 साल की आपने राइट ऑफ कर दी, 3 साल की अनअमोर्टाइज पेमेंट रह गई, तो उसका क्या करें? उसको लेबर कॉस्ट में एकदम से इंक्लूड कर लेना, ये कहना। नेक्स्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट। सर इम्प्यूटेड कॉस्ट तो आनी नहीं चाहिए। इम्प्यूटेड कॉस्ट तो समझते हैं ना क्या, अपने आप को दी जाने वाली तनख्वाह। भाई मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कहीं और काम करता तो इतनी तनख्वाह लेता, वहां नहीं काम कर रहा, अपने लिए काम कर रहा हूँ, तो ऐसी कॉस्ट इम्प्यूटेड कॉस्ट, वो उसकी आपको इंक्लूड नहीं करनी। स्पेशल सब्सिडी रिसीट इज टू बी एक्सक्लूडेड एज इट रिड्यूसेस। ये देखो ऐसा होता है, अगर तुम अपने एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो, कॉस्ट इंकर्ड कर रहे हो, ठीक है पेमेंट करो, कॉस्ट में इंक्लूड करो, लेकिन उसके लिए अगर गवर्नमेंट से कुछ आपको सब्सिडी मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, तो क्या करना चाहिए? वेरी गुड, बिल्कुल सही सोच रहे हो, माइनस कर देना चाहिए। वो यहाँ पे मैंने लिखा है, स्पेशल सब्सिडी रिसीप्ट। तो कहने का मतलब, सारे जितनी भी कॉस्ट मैंने यहाँ पर आपको बताई, कोई ऐसी कोई खास वो नहीं थी कि भाई कोई प्रॉब्लम वाली थी, लेकिन फिर भी पढ़ ली तो चलो अच्छा हुआ। अब चलो इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लो क्वेश्चन निकालो। स्टडी मटेरियल मैंने कहा था मैं आपको स्टडी मटेरियल से कराऊंगा। स्टडी मटेरियल में कहाँ से है? मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। लो जी, ये रहा। मेरी स्क्रीन पे देखो इलस्ट्रेशन 45, मेरी स्क्रीन पे देखो जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 45। ये करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे। मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट से रिलेटेड ही है, मतलब पहला टॉपिक हमारा मैंने कहां से स्टार्ट किया है? मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट से। तो पढ़ लो जरा, इसमें एम्प्लॉय कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। वो कहता है बेसिक पे 5 लाख, लीज रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय 2 लाख रुपीज, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 40,000, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 75,000, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 75,000, reimbursement of medical expenses, hospitalization expenses of employees family member borne by the employer, फेस्टिवल बोनस, फेस्टिवल एडवांस, कंप्यूट द एम्प्लॉय। सर आपको एम्प्लॉय कॉस्ट कंप्यूट करनी है? हाँ जी। अरे नहीं, अरे सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन तो मेरे को करना है ना। तो चलो अब देखो जरा, क्वेश्चन आप सबके पास है, मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ आपके पास, ये लो जी, मैंने भी शीट निकाल ली, मेरे पास क्वेश्चन है, आपके पास भी क्वेश्चन है। अब इसमें इलस्ट्रेशन नंबर जो भी है आपका, बेसिक पे हमें कंप्यूट करनी है, कंप्यूट दी एम्प्लॉय कॉस्ट। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ी, तो हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ
एम्प्लॉय कॉस्ट, ये आपकी हेडिंग बन गई। इसमें ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ये हेडिंग के नीचे। अब सबसे पहले पढ़ते जाओ और मुझे बताते जाओ। सबसे पहले मुझे बताओ बेसिक पे, बेसिक पे आएगी नहीं आएगी? आएगी ना, मैंने लिख ली बेसिक पे। सर कितने रुपए है बेसिक पे? 5 लाख रुपए। ये इधर मैंने अमाउंट लिख लिया 5 लाख। नेक्स्ट, लीज रेंट पेड, लीज रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय ₹2 लाख। अच्छा जी, एम्प्लॉयर ने लीज रेंट पर लेकर एकोमोडेशन एम्प्लॉय को दी। ऐसे एम्प्लॉयर भैया सबको मिले, मिले ना, आपको भी मिलेंगे, चिंता नहीं करो, घर मिलेगा आपको, बढ़िया पढ़ लो, मिलेगा आपको, घर मिलेगा, एम्प्लॉयर से मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर लेकिन एक चीज और भी है, आगे एक चीज और लिखिए, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 40,000। अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि आपको अगर एम्प्लॉयर ने, देखो अब एम्प्लॉयर ने खर्चा कितना किया, 2 लाख, 40,000 रिकवर हो गया, एम्प्लॉय से रिकवर हो गया, तो भाई एम्प्लॉयर की कॉस्ट कितनी आई, 160। तो यहां मैं 160 लेकर के जाऊंगा, लेकिन सर कैसे? तो देखो, सबसे पहले आप लिखो रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन। समझ में आ रहा है ना? अब भाई थोड़ा जल्दी में, इसलिए जून वाले भी तो बच्चे हैं, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी भी लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस करो। अब मुझे इसमें से ये बताओ अमाउंट रिकवर्ड कितना हुआ था, तो वो आप इसमें से क्या कर दोगे, लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। बेटा अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय सब बच्चे देख करके बताएं कितना है, कितना है, 40,000। ये लो मैंने रिकवर्ड को, ये इधर देखो, ये देखो माइनस किया, अब कितना आ गया, 1,20,000। चलो और देखो आगे, अब देखता हूं कितने बच्चे सही बताते हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 75,000, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 75,000। अरे वाह, 75,000 एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ में, 75,000 एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ में। क्या करें, क्या करें, इसको दोनों को ऐड कर लें? अरे खर्चा तो है ही दोनों, एम्प्लॉयर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का भी। ये गलती मत करना, इधर देखो, ये गलती मत करना, कर देते हैं अक्सर बच्चे, कहते हैं क्यों क्यों सर 75-75 दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन किया। बात सुनो, जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इस बेसिक पे में इंक्लूड है, इस बेसिक पे में इंक्लूड है या नहीं? तो और तुमने ऊपर बेसिक पे को इंक्लूड कर लिया, तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लोगे। समझ में आ रहा है? और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन वो आप अलग से ऐड करो, क्योंकि हम एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट देख रहे हैं। तो एम्प्लॉयर की जो 75,000 रुपए की एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन वाली कॉस्ट है, वो तो इसी में से डिडक्ट करके वो पे करेगा पीएफ डिपार्टमेंट, पीएफ अकाउंट में। और एम्प्लॉयर का जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो ऐड करोगे। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ऐड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अब इसमें देख लो आपके पास कितना है, ये मेरे हिसाब से 75,000 रुपए आ गए। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट पढ़ो। रियम्बर्समेंट, रियम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस 67,000। सर अब चाहे जैसी मर्जी फैसिलिटी हो, यहाँ पे रियम्बर्समेंट हो रही है मेडिकल एक्सपेंसेस की, ये एम्प्लॉयर की तो कॉस्ट है ना, ऐड होगी। रियम्बर्समेंट, रियम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। हाँ जी बेटा, कितने हैं जरा पढ़ो, 67,000। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज फैमिली मेंबर बट बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का फैमिली मेंबर का हॉस्पिटल का खर्चा एम्प्लॉयर ने बियर किया। तो भैया सैलरी हेड के अंदर तो क्या चीज आती है, एनी बेनिफिट ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ये भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप की वजह से एम्प्लॉयर का तो खर्चा ही है, भले ही एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर पे क्यों ना हो, एम्प्लॉयर की कॉस्ट है, तो इसलिए इसको भी आप इंक्लूड करोगे। कितने रुपए खर्चा है देखो, ये खर्चा दे रखा है 19,000, ऐड करो। मैंने बताया था ना आपको, पढ़वाया था अभी, अलाउंसेस पर्क्स सब कुछ, वो सब इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन
हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज फैमिली मेंबर, ये अमाउंट है 19,000। ये लो जी 19,000 का ये खर्चा भी आ गया। आगे पढ़ो। फेस्टिवल बोनस, हाँ ये तो आएगा ही आएगा। फेस्टिवल बोनस, फेस्टिवल दिवाली बोनस ऐसे समझो, नए साल का बोनस। अच्छा फेस्टिवल एडवांस, इसे भी ऐड कर लूं ऐड फेस्टिवल एडवांस, क्या कहते हो? यस नो? सारे बच्चे कह रहे हैं यस। अरे नहीं ये नहीं होगा, एडवांस है ये, उसने सर्विसेज भी नहीं दी है अभी तो। एडवांस तो आगे एडजस्टेबल होता है, एडवांस को कैसे ले रहे हो यहाँ? एडवांस नहीं आएगा फेस्टिवल एडवांस। मजे मजे में आ गए फेस्टिवल का नाम सुनते ही। एडवांस नहीं आएगा बेटा, फेस्टिवल बोनस आएगा। एडवांस पहले से जो पैसा लिया हुआ है उसको भी ले लेते हो आप, ऐसे समझ लो कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, ऐसे समझ लो आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज में। तो क्या आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चों में दिखाते हो प्रीपेड एक्सपेंस? और अगर मान लो वो पेमेंट इनमें इंक्लूड कर भी लिया है तो याद करके देखो, आप एक्सपेंस में से माइनस कर देते हो और उसे एसेट में दिखाते हो। अच्छा चलो जी, अब और क्या? कंप्यूट द एम्प्लॉय कॉस्ट, बस आ गई एम्प्लॉय कॉस्ट, ये लो खत्म। इतना ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, अब तो बस आप इसका टोटल लगाओ। जल्दी से सब बच्चे टोटल लगाएं, और टोटल लगाएं और यहाँ लिखें एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट, अब जरा मुझे टोटल लगाने दो, मैं फटाफट से टोटल लगाऊं और बताता हूँ आपको। सबसे पहले 5 लाख, 1,20,000, 70,000, 67,000, 19,000, 20,000। हाँ जी बेटा, मेरा टोटल टोटल एक्सपेंस कितने आ गए आपके पास? अरे यार ये डिलीट हो गया। 5 लाख रुपए प्लस 1,20,000, 75,000, 67,000, 19,000, और 19 के बाद है 20,000। तो टोटल आ गया 8,01,000। हाँ जी बेटा, आप सबका भी यही टोटल आ गया, खर्चों का टोटल लगा लिया। चलो जी अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, हाँ सर, नेक्स्ट कॉस्ट। ये क्या कर रखा है इन्होंने? 8,41,000। जरा टोटल लगाओ सब बच्चे, टोटल लगाओ। 5 लाख, मैं तो वैसे 5 और 1 6,60, 6,60 और 75,000, 6,60 में 75,000। सही नहीं कर रखा गया टोटल। 6 लाख में 75,000 रुपये ऐड करो, प्लस 67,000, प्लस 19,000, प्लस 20,000। अच्छा अच्छा, यहाँ एक मिनट सब बच्चे इधर देखो, यहाँ पर मैंने 2 लाख रुपए लिखने थे, जल्दी से सही कर लेना। अच्छा हुआ उधर आंसर देख लिया। ये लो जी, ये हो गया आपका 8,41,000। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप पढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 46, इधर देखो स्क्रीन पे देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 46। सर कैलकुलेट क्या करना है? सबसे पहले पढ़ लो, कंप्यूट दी एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट कंप्यूट करनी है इसमें। सबसे पहले ग्रॉस पे 10,30,000, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम आवर्स पेड टू एम्प्लॉय। अभी बताया था आइडल टाइम आवर्स। सर अब इसको क्या माने, इसको इंक्लूड करें या नहीं करें? तो इसको आप हमेशा एबनॉर्मल ही मानो, आइडल टाइम को।
आइडल टाइम को एबनॉर्मल लेते हुए चलना, ठीक है। तो इसको इंक्लूड मत करना, एबनॉर्मल टाइम जो है ना हमारा कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये बात, अब मैंने तो अभी 3 ट्रीटमेंट बताई थी आपको, बट क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप हमेशा एज्यूम कर लिया करो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल है तो फिर ठीक है, इसमें इंक्लूड है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। accommodation provided to employee free of cost, this accommodation is owned by the employer। अभी पिछला क्वेश्चन जो था ना उसमें लीज रेंट पे ली हुई थी जगह, अब वो कह रहा है एम्प्लॉयर की अपनी जगह है। अपनी जगह तो फिर तो कोई खर्चा नहीं हुआ होगा, नहीं खर्चा होता है। देखो, डेप्रिएशन ऑफ द एकोमोडेशन 1 लाख, मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ द एकोमोडेशन 90,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर दिस एकोमोडेशन 3,000। अच्छा, एम्प्लॉयर का अपना घर है तो भी कितने खर्चे हो गए, हाँ भाई हो गए, ये सारे खर्चे एम्प्लॉय के लिए ही तो किए हैं। बताओ क्या कहते हो, एम्प्लॉय कॉस्ट में ऐड होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर इसके बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 1 लाख इंक्लूडिंग अ पेनल्टी ऑफ 2,000 फॉर वायलेशन ऑफ पीएफ रूल। याद करके देखो, अभी मैंने आपको बताया था एक्सक्लूड मतलब हम जो पेनल्टी वगैरह है इसको हम क्या करते हुए चलते हैं, एक्सक्लूड करते हुए चलते हैं। पढ़ो पढ़ो और आगे पढ़ो। हाँ जी बेटा, आगे देखो, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 75,000। सर एम्प्लॉयर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, दोनों है। चलो निकालते हैं इसमें पीएफ। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट, आ जाओ जी जल्दी से। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए, पढ़िए, ग्रॉस पे कितनी है, ग्रॉस पे। तो ग्रॉस पे मैं कितनी लिखूं, 10,30,000 रुपए लिख लूं, क्या कहते हो, 10,30,000? अरे नहीं सर, 10,30,000 क्यों ले रहे हो, इसके अंदर इंक्लूड है आइडल टाइम आवर्स की भी 25,000 रुपए की पेमेंट। तो ग्रॉस पे है मेरी, इधर देखो, ग्रॉस पे 10,30,000, ठीक है। इसमें से माइनस करो लेस आइडल आवर्स पेड। आइडल आवर्स के लिए जो पेमेंट की है वो है 25,000। अब आप मुझे बताओ, 10,30,000 में से अगर मैंने 25,000 रुपये माइनस कर दिए तो एम्प्लॉय की कॉस्ट में 10,05,000 रुपये आ गए। चलो और आगे पढ़ो, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चाहे अलाउंस हो या पर्क्स हो, तो एड कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन, कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन, दिस एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अच्छा जी, तो कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन में भी डिटेल दी है, जरा देखो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हम लेते हुए चलेंगे इसमें। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन, हाँ जी बेटा, डेप्रिसिएशन का खर्चा पढ़ो, डेप्रिसिएशन ऑफ एकोमोडेशन ₹1 लाख, ये लो जी, ये आ गया 1 लाख रुपए। और आगे पढ़ो, मेंटेनेंस चार्ज ऑफ द एकोमोडेशन, मेंटेनेंस चार्ज भी ऐड होगा बेटा, बिल्डिंग वगैरह होती है ना जो उसकी मेंटेनेंस होती है, अरे साफ सफाई, स्वीपर, इस तरह के मेंटेनेंस के जो खर्चे हैं उसके 90,000 रुपए का मेंटेनेंस का खर्चा हो गया इसका। इसके अलावा म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, म्युनिसिपल टैक्स कितने रुपए के हैं, ये हैं 3,000 रुपए इस एकोमोडेशन की। तो टोटल मिला के कितना हो गया, ये बस ये खर्चा है, तो टोटल हो गया 1,93,000। तो 1,93,000 एम्प्लॉयर ने तो एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा कर दिया, तो ये भी आपके एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। और आगे पढ़ो, म्युनिसिपल टैक्सेस हो गए, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 1 लाख, एम्प्लॉय का तो लेंगे नहीं, एम्प्लॉय का भी दिया है 75,000 दिया है।
तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन एम्प्लॉयर का करेंगे। तो ऐड एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। हाँ जी बेटा, देखो जरा कितने रुपए का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, 1 लाख रुपए। लेकिन 1 लाख नहीं लेंगे, 1 लाख नहीं लेंगे सर, 1 लाख नहीं लोगे, क्यों? अरे पढ़ो इसमें आगे, इंक्लूडिंग अ पेनल्टी ऑफ 2000 फॉर वायलेशन ऑफ पीएफ रूल्स। तो सर इसमें से पेनल्टी हटा दें क्या? यस, पेनल्टी हटाओ। मैंने बताया था ना, कोई भी पेनल्टी वगैरह हो, आप कोई लॉ तोड़ते हो और उसकी कोई पेनल्टी पे करनी पड़ रही है और आप कह रहे हो उसको हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ले जाएं, एम्प्लॉय कॉस्ट में ले जाएं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो आप इसमें से 2,000 रुपये माइनस कर, ये लो जी 2,000 रुपये मैंने माइनस कर दी। तो 1 लाख में से 2,000 रुपये माइनस करे तो यहाँ कितना अमाउंट आ गया? ये आ गया 98,000। हाँ जी बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आई? और आगे बस अब ये तो क्वेश्चन खत्म, बस यही काम करने होते हैं। बताओ, छोटे छोटे क्वेश्चन पूरे नंबर दे जाते हैं आपको। और अब जरा टोटल लगाएं। आप भी टोटल लगा रहे हो ना, आप भी अपने टोटल लगाओ। 193 प्लस 98,000, हाँ जी 12,96,000। 12,96,000 ये आ गई हमारा एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा किया, एम्प्लॉय कॉस्ट। चिंता नहीं करो, लेबर टर्नओवर, बोनस, आइडल टाइम, ओवर टाइम, इन्हीं चीजों पे पढ़ना है। मैंने पहले क्वेश्चन ये इसलिए कराया तुम्हें पता लगे कि एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या चीजें इंक्लूड होती है। अब इनके धीरे धीरे करके हम एक एक करके इनके में आने वाली इस एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड होने वाली चीजों को और डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे अभी लिखा आइडल टाइम आवर्स, तो आइडल टाइम की पेमेंट का हमारा इस चैप्टर के अंदर लेबर कॉस्ट में क्या ट्रीटमेंट होगा, ओवर टाइम की पेमेंट का इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा, बोनस मिलेगा एम्प्लॉय को तो बोनस के कितने इंसेंटिव्स पे करने की क्या क्या कौन कौन से हमारे स्कीम्स हैं, वो सारा पूरा डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। चलो जी नेक्स्ट उस पे आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जी, जल्दी आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो जी, ये आ गया आपके पास नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अब इसमें आप बताएंगे कि भाई किन चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है, कैसे करना है। ये आपको ट्रायल बैलेंस, रेलिवेंट, एक्सट्रैक्ट ओनली, वाजिबा कुछ याद आया? फाइनेंशियल अकाउंट का बच्चों को याद आ गया। एक्सट्रैक्ट ओनली रेलिवेंट पोर्शन, पूरा ट्रायल नहीं बना के दिया, घबराओ नहीं। इधर देखो, मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, अब भी एम्प्लॉय कॉस्ट ही निकालनी है। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लो। मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। अच्छा सर, अगर यहां पर एम्प्लॉय कॉस्ट निकालनी है, अब जरा आराम से पढ़ना, समझ। मटेरियल कंज्यूम, सर ये नहीं है, लेबर की कॉस्ट निकालनी, मटेरियल का क्या लेना देना। सैलरीज आएगी या नहीं आएगी, मुझे बताओ। सैलरी 15 लाख रुपए की आएगी या नहीं आएगी? यस, सैलरी आएगी। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट आएगी या नहीं आएगी? आएगी, 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 नहीं आएगी? चलो वेरी गुड। एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट जो है, ये पार्ट मैंने बताया था नहीं आए। अरे सर कैसे, क्यों? अरे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कॉस्ट, लेबर टर्नओवर बताया था ना, लेबर टर्नओवर में एम्प्लॉय, नया एम्प्लॉय आया उसको ट्रेनिंग कॉस्ट दे रहे हो, ये यहाँ पार्ट में इसका पार्ट ही नहीं है, ये तो ओवरहेड के अंदर अपने आप चला जाएगा। चलो खैर, और आगे देखो नेक्स्ट, परक्विजिट्स टू एम्प्लॉय 4,50,000, परक्विजिट्स टू एम्प्लॉय 4,50,000। अरे भाई ये तो आएगा ही आएगा, परक्विजिट्स टू एम्प्लॉय बिल्कुल आएगा। कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुटी फंड, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुटी फंड ये भी आएगा। लीज रेंट फॉर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, अरे वाह, ये भी आएगा। फेस्टिवल बोनस, ये भी आएगा। अनएमोर्टाइज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, कितना है? 90,000। क्या ये आएगा? मैंने बताया था अनअमोर्टाइज अमाउंट रिलेटेड टू डिस्काउंट। अब
बिजनेस ऑपरेशन आपके बंद हो चुके हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट आपका बंद हो चुका है, बिजनेस ऑपरेशन बंद हो गए, और उससे रिलेटेड अनअमोर्टाइज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे अनअमोर्टाइज अमाउंट। अच्छा नेक्स्ट पढ़ो। स्पेशल सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, स्पेशल सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, ये क्या होगा? स्पेशल सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, मैंने बताया था ये क्या होगा, ये माइनस होगा। स्पेशल सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, ये बेटा माइनस होगा। अरे भाई, जो आप एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तुम अपनी पॉकेट से खर्चा करते हैं, और वो खर्चा करा हुआ पार्ट आपको रिकवर हो जाए, गवर्नमेंट से मिल जाए भले, तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। तो यहाँ 2,75,000 रुपये आप माइनस करोगे। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉय आउट ऑफ परक्विजिट्स एक्सटेंडेड। ओके, तो अगर आपने एम्प्लॉय को इधर आया था, कहीं पर्क्स अलाउ करे थे कितने के? 4,50,000 के, और अब आप कह रहे हो 35,000 रुपये रिकवर हो गए, तो भाई 35,000 माइनस करो, तो ये 35,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। हाँ जी बेटा, बात समझ में आई? चलो क्वेश्चन करते हैं, इसको निकालते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, कंप्यूटेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। स्टेटमेंट showing calculation of employee cost, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। चलिए, अब सबसे पहले, हाँ जी बेटा, सबसे पहला खर्चा अभी मैंने आपको बताया, आएगा या नहीं आएगा? सर सबसे पहला मटेरियल कंज्यूम छोड़ो, नहीं आएगा। सैलरीज, यस सैलरीज का आएगा, लिखो सैलरीज। हाँ जी बेटा, सैलरी का खर्चा कितना है? 15 लाख रुपए। सैलरी के खर्चे के बाद अब पढ़ो नेक्स्ट। नेक्स्ट खर्चा क्या करें? आएगा नहीं आएगा, मैं आप ही से पूछ के कर रहा हूं। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, सर बिल्कुल आएगी, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट आएगी। आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी, छोड़ दो उसे, नहीं लेना एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट परक्विजिट्स टू एम्प्लॉय 4,50,000, लेकिन 35,000 रुपए सामने देखो रिकवर भी हुए थे ना। तो अब एक काम करो, ऐड करो इसमें, परक्विजिट्स टू एम्प्लॉय कितना है? 4,50,000। ये देखो 4,50,000, इसमें से आप माइनस कर दो रिकवर, रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। अरे भाई, एम्प्लॉय से पैसा मिल गया तो क्या करें? माइनस कर दो ना। तो 35,000 रुपये माइनस करो, तो एम्प्लॉयर की कॉस्ट कितनी रही? वेरी गुड, 4,15,000 रुपये, 4,15,000 रुपये। अब देखो, आप लोग तो लाइव अटेंड कर रहे हो, अब उन बच्चों के लिए जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं इसको, तो आप स्टार्टिंग से थ्योरी पूरी पढ़ना, पूरी समझना, देखना, और उसके बाद इन क्वेश्चन को करना तो बेहद आसान लगेंगे। आप सबको भी तो मैंने थ्योरी करा करके ही कराया है, उसी से देखो रिलेटेड पॉइंट आ रहे हैं। अगर वो थियोरेटिकल पॉइंट क्लियर नहीं होते तो यहाँ अटकते एक एक पॉइंट पे, इतनी आसान नहीं था कि कर पाते थे। ठीक है, तो इसीलिए पहले थ्योरी को स्किप मत करना, कि नहीं थ्योरी है वो किसी काम की नहीं, उसी के ऊपर बेस आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। चलो और देखो। अच्छा, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कॉस्ट हो गई, परक्विजिट टू एम्प्लॉय हो गया, उसके सामने रिकवरी हो गई, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुटी फंड नेक्स्ट दे रखा है 4 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुटी फंड। क्या कहते हो, ऐड करूं या नहीं करूं? सर बिल्कुल करो, ग्रेचुटी फंड ऐड करो इसमें। कंट्रीब्यूशन टू
ग्रेचुटी फंड 4 लाख रुपए, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुटी फंड मेरा 4 लाख रुपए वो भी ऐड हो जाएगा। चलो अब इसके बाद लीज रेंट फॉर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय 3 लाख रुपए, लेकिन आपको सब्सिडी रिसीव हुई है गवर्नमेंट से, वो माइनस भी होगी। तो खैर लीज रेंट फॉर एकोमोडेशन पहले कितना ऐड करूं, लीज रेंट फॉर एकोमोडेशन 3 लाख, लीज रेंट फॉर एकोमोडेशन 3 लाख रुपए ऐड करो। ठीक है, कर रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना, लीज रेंट फॉर एकोमोडेशन बिल्कुल होगा। लेकिन अब जरा ट्रायल की क्रेडिट साइड पे आ जाओ, क्रेडिट साइड है एक्सट्रैक्ट था ट्रायल का। स्पेशल सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉय सैलरी, स्पेशल सब्सिडी रिसीव हुई है, तो क्या इसको क्या करोगे, माइनस। स्पेशल सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट कितना, 2,75,000, ये लेस हो जाएगा, बस खत्म। और क्या रह गया, अब रह गया फेस्टिवल बोनस, फेस्टिवल बोनस डेबिट साइड अभी रह गई, ऐड करो। फेस्टिवल बोनस कितना है, 50,000, ये ऐड होगा। और अनअमोर्टाइज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये इसको लेना ही नहीं है। तो चलिए जी, इन सबको एडलेस करके जरा टोटल वोटल लगाओ और हिसाब बने देखो क्या। सबसे पहले 15 लाख, मैं भी टोटल कर रहा हूँ, आप भी तो करो, टोटल करो। आपकी स्क्रीन पे है, चलो माना कि आपने नोट नहीं किया होगा, स्क्रीन पे तो दिख रहा है। आपकी कैलकुलेशन मेरे साथ साथ चलती रहनी। 4 लाख पे पहुंचाऊंगा, 3 लाख प्लस 2,75,000 रुपये, ये तो माइनस थे, 275। हाँ जी, कितना आया, मेरा आ रहा है 23,90,000, आपका भी यही आ रहा है 23,90,000। ये आ गई मेरे पास एम्प्लॉय कॉस्ट। हाँ जी बेटा, अब मुझे बताइए, आप लोगों को यहाँ तक की बात अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। एक बार आप एक काम करना, इसको आराम से, आपके पास तो वीडियो अवेलेबल होगी, आराम से इसको रिवाइज करना, दोबारा से अपने आप क्वेश्चन करना। फिर भी कोई डाउट होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको आगे देख लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक इसको अच्छे ढंग से पढ़िए, रिवाइज करिए। ओके बाय।